अमीर वर्सेस गरीब बहू की छठ मैया पूजन ड्रेस। सोनाक्षी और निधि की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि जहां सोनाक्षी बहुत ही अमीर घर से विदा होकर अपने ससुराल आई थी, वहीं निधि गरीब घर से थी। लेकिन उनकी सास शांति दोनों को बराबर का प्यार किया करती थी। ऐसे ही एक दिन शांति ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों बहुओं को पता है ना कि कुछ दिनों में छठ मैया का त्योहार आने वाला है, तो उसकी सारी तैयारी अच्छे से कर लेना। माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैंने सारा राशन जमा कर लिया है और पूजा का सामान भी मंगवा लिया है और पकवान बनाने की भी सारी तैयारी कर ली है। अब क्या करें, मेरी देवरानी को तो ये सब बनाना नहीं आता, तो मुझे ये सब करना पड़ा। हाँ, मुझे ये सब कुछ करना नहीं आता क्योंकि मेरे पापा के पास बहुत पैसा था और वो सब कुछ बहुत आसानी से खुद ही करवा लेते थे, तो मुझे कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो क्या है ना, हम तुम्हारी तरह गरीब नहीं है। रहने दो सोनाक्षी, पैसा जितना भी हो लेकिन समझदारी तो नहीं खरीद सकता ना। भले ही तुम अमीर हो और तुम्हारे पापा अमीर थे, लेकिन देखो आज हम दोनों ही एक ही घर में एक ही छत के नीचे हैं और मैं तुमसे रिश्ते में भी बड़ी हूँ। सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता, समझदारी तो नहीं है ना आप में। और वैसे भी आप मेरी तरह प्राइवेट स्कूल और कॉलेज से नहीं पढ़ी हैं, सरकारी स्कूल की पढ़ी लिखी हैं, तो आपको कहाँ की चीजों की ज्यादा नॉलेज है। चीजों की नॉलेज नहीं है तो क्या हुआ, त्योहारों की तो बहुत अच्छी जानकारी है मुझे। अब देखना, इस पर्व में मैं माँ जी का दिल जीत लूंगी और पूरे मोहल्ले वाले भी मेरी तारीफ करेंगे कि बहू हो तो बड़ी बहू निधि जैसी। सोनाक्षी कुछ बोलने ही लगती है कि तभी शांति उसे चुप करवा देती है और दोनों से ही गुस्से में कहती है, तुम दोनों अपना ये ड्रामा शुरू करने से पहले एक बार सामने नजर उठाकर तो देख लिया करो कि तुम दोनों के सामने कोई बड़ा खड़ा हुआ है। हर छोटी छोटी बात पर आपस में एक दूसरे की टांग खींचने लगती हो। थोड़ी तो शर्म कर लिया करो। ना ही तुम्हारे अमीर माँ बाप ने तुम्हें शर्म सिखाई है और ना ही तुम्हारी गरीब माँ ने। शांति की बात सुनकर दोनों बहुएं चुपचाप नजर झुकाकर खड़ी हो जाती हैं और शांति दोनों के ही हाथ में 2-2 हजार रुपए देते हुए कहती है, ये लो बहुओं, एक अच्छी और समझदार बहू वही होती है जो सस्ते से सस्ते में गुजारा करना सीखे। ये 2000 रुपए हैं, इससे छठी मैया का सामान खरीद लेना। निधि उन पैसों को देखकर जहां खुश हो जाती है तो वहीं सोनाक्षी का मुंह बन जाता है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने बाजार में एक अच्छी साड़ी देखी थी और वो बस 1100 रुपए की थी। इन पैसों से तो मैं उस साड़ी का ब्लाउज भी बनवा लूंगी, पेटीकोट भी तैयार कर लूंगी और चूड़ियां और जरूरत का सामान भी खरीद लूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर माँ जी, आप तो जानती हैं कि जेठानी की तरह मेरा टेस्ट इतना खराब नहीं है। 2000 में मैं भला क्या ही ला पाऊंगी। माँ जी, कम से कम 20,000 रुपए तो देती हैं आप। सोनाक्षी बहू, तुम्हें इन पैसों में खुद के लिए कपड़े खरीदने हैं, पूरे मोहल्ले वालों के लिए नहीं जो तुम्हें 20,000 रुपए चाहिए। शांति बोलकर वहां से चली जाती है। निधि जहां बहुत ज्यादा खुश थी तो वहीं सोनाक्षी को बुरा लग रहा था। वो कमरे में आती है और कहती है, ये क्या किया माँ जी ने, ये तो उन्होंने अमीर बनाम गरीब की छठ पूजन ड्रेस का प्रतियोगिता सा करवा दिया है। अरे जेठानी जी तो वैसे भी गरीब घर से हैं, उन्हें तो माँ जी 100 रुपए भी देती तो वो उसमें भी ब्राइडल मेकअप करके तैयार हो जाती, लेकिन मैं 2000 में क्या लूंगी। सोनाक्षी ने कुछ देर सोचा और उसके बाद खुद से कहा, अगर मैं इन पैसों में अपने कुछ पैसे मिला दूं तब तो मैं अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सकती हूँ और अपनी जेठानी से जीत भी सकती हूँ। लेकिन फिर सोनाक्षी ने खुद से ही निर्णय लिया, नहीं सोनाक्षी, तू ऐसा करके इस चुनौती को जीत तो जाएगी लेकिन अपने आप से हार जाएगी। तुझे अब सच में 2000 में ही अपने लिए बढ़िया से बढ़िया ड्रेस खरीदनी होगी। जहां एक तरफ निधि मार्केट जाती है और अपने लिए 1100 की ड्रेस ले आती है तो वहीं इस ड्रेस का ब्लाउज भी 300-400 रुपए में सिलने के लिए डाल देती है और सोफे पर बैठी हुई अपनी सास और देवरानी को दिखाते हुए कहती है, ये देखिए माँ जी, ये देखो सोनाक्षी, इसे कहते हैं शॉपिंग और बचत करने वाली बहू। मैंने 2000 में क्या क्या खरीद लिया। सोनाक्षी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, अच्छा हुआ माँ जी आपने 3000 रुपए नहीं दिए, वरना जेठानी जी तो नोएडा के अंदर 1000 गज का प्लॉट खरीद कर ले आती इतने रुपयों में। मुझे कड़वी बातें सुनाने से अच्छा है अमीर देवरानी जी कि अब आप भी सोचिए कि आप इन 2000 में क्या लाने वाली हैं। हाँ बहू, सोनाक्षी तूने भी अपने लिए कुछ सोचा है या नहीं? छठ के त्योहार में तू क्या पहनने वाली है? तुम दोनों बहुएं तो अभी छठ नहीं रखती हो, सिर्फ मैं ये व्रत रखती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आस पड़ोस वाले नाते रिश्तेदार जब तुम दोनों को देखें तो तुम्हारी तारीफ करते हुए ना थके। मैंने अभी तो कुछ नहीं सोचा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी कोई फैसला लेकर कुछ अच्छा सा खरीद लूंगी छठ त्योहार में पहनने के लिए। आप इतनी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी इज्जत खराब नहीं होने दूंगी।
अच्छा है बहू, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद है कि भले ही तुम दोनों के पैसों में बहुत फर्क हो, तुम दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क हो, लेकिन तुम दोनों ही समझदार हो कि घर को भली भांति चला सकती हो। ऐसे ही अब शांति छठ का व्रत रखती है और उसकी दोनों बहुएं उसका और घर का अच्छे से ख्याल रखती हैं। 3 दिन के अंदर शांति को बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक जोश भरा हुआ था, क्योंकि वो सच्चे दिल से हमेशा छठ मैया का व्रत रखा करती थी। ऐसे ही अब त्योहार का दिन आता है जहाँ पर निधि अपनी सुंदर सी साड़ी पहनकर आती है, तो उसकी पड़ोसन कहती है, अरे शांति, तेरी निधि बहू तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। ये तो वही साड़ी है ना जो उस बड़ी सी दुकान में 1100 की मिल रही थी। बहुत सुंदर लग रही है तुझ पर। धन्यवाद आंटी, मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये साड़ी पसंद आई। थोड़ी देर में मेरी देवरानी भी आ रही है, पता नहीं उन्होंने क्या खरीदा है, क्योंकि न ही मैंने उन्हें बाहर शॉपिंग करते जाते देखा और न ही कोई सामान बाहर से ऑनलाइन घर में मंगाते। हाँ शांति, तेरी छोटी बहू नजर नहीं आ रही, वो तो बहुत अमीर है, उसने तो जरूर कुछ महंगा ही लिया होगा पहनने के लिए। नहीं आंटी जी, मेरी माँ जी ने हम दोनों को एक काम दिया था कि 2000 में हमें खुद को सजाना है और हम अच्छी लगनी चाहिए। देखते हैं अब मेरी अमीर देवरानी इस बात पर कैसे खरी उतरती है। तभी सोनाक्षी एक बैंगनी कलर का लहंगा पहनकर आती है जो कि बहुत भरा हुआ था और बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसे देखकर पड़ोसन तो उसे देखती रह जाती है और निधि का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। हाय दैया, लगता है सोनाक्षी ने हार मानकर अपने पापा से कुछ महंगा मंगा लिया होगा, क्योंकि ये तो 2000 का नहीं हो सकता। सोनाक्षी अगर इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती थी तो मना कर देती। इस तरह इतना महंगा लहंगा पहनकर अपने आप को हारा हुआ घोषित करने की क्या जरूरत थी। हर कोई शांति की बहू सोनाक्षी को सुनाया जा रहा था, लेकिन शांति चुप खड़ी थी और शांति ने कहा, सोनाक्षी बहू, ये तो तेरी शादी का लहंगा है ना, पर ये लाल रंग का था, अब ये बैगनी है। आपने हमें ये बोला था कि हम सुंदर लगने चाहिए और आपने 2000 का बजट दिया था। मैंने 100 रुपए में ये लहंगा बैगनी कलर का रंगवा लिया। वैसे भी शादी का लहंगा पड़े पड़े बेकार ही हो रहा था, और रही बचे हुए पैसों की बात, तो उससे मैंने गरीब बच्चों के लिए ठेकुए बनवाए ताकि वो भी इस त्योहार का आनंद ले सके। ये बात सुनकर पड़ोसन जहाँ चुप हो जाती है तो वहीं निधि का सिर शर्म से झुक जाता है। सोनाक्षी के अमीर होते हुए भी इतनी अच्छी सोच देखकर अब निधि को भी एहसास होता है और वो कहती है, माफ कर देना सोनाक्षी, तुमसे बड़ी हूँ मैं रिश्ते में भी और उम्र में भी, लेकिन फिर भी गरीब होने पर खुद को इतना नीचे महसूस करती थी कि तुम्हें हमेशा झुकाने की कोशिश करती थी। लेकिन आज तुमने बता दिया कि अमीरी या गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझदारी और सोच से होता है। सोनाक्षी बहू, मुझे गर्व है तुझ पर। तू चाहती तो थोड़े बहुत पैसे मिलाकर इस प्रतियोगिता को जीत सकती थी, लेकिन तूने अगर कुछ जीता है तो वो है हम लोगों का दिल। सोनाक्षी भी सभी लोगों से प्यार से मिलती है और इस तरह शांति का छठ का व्रत भी पूरा होता है। हर साल की तरह इस साल भी सोनपुरा गांव में सब छठ पूजा की तैयारी कर रहे थे। गांव के बाजार भी सजे हुए थे। मधु और सुमन दोनों सगी बहनें भी हर साल छठ पूजा का व्रत करती थीं। वो भी छठ पूजा की तैयारी अपने अपने हिसाब से कर रही थी। बड़ी बहन मधु बहुत पैसे वाले अमीर खानदान की बहू थी, जबकि छोटी बहन सुमन का पति एक साधारण मजदूर था। सुमन को पता था कि उसका पति उमेश ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, इस वजह से सुमन कोई ना कोई काम करके घर खर्चे में मदद करती रहती थी। अरे सुमन, तू बांस की टोकरी बेच रही है, चल तेरे से ही खरीद लेती हूँ। तेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी और छठ पूजा के लिए थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे। एक काम कर, मुझे 20 टोकरी दे दे। मेरे तो वैसे भी परिवार में बहुत लोग हैं छठ पूजा का व्रत रखने के लिए। मैं अपने परिवार में सबको उपहार में दे दूंगी। तेरी सगी बहन हूँ, इस बात का तू फायदा उठा। और हाँ सुन, पैसे ज्यादा मत लगाना, मुझे सही दामों पर लगाना, कभी मुझे बहन समझ कर लूट ले। नहीं नहीं दीदी, मैं तुमसे ज्यादा क्यों लूंगी, मैं सबको एक ही दाम पर दे रही हूँ, न कम न ज्यादा। हाँ ठीक है, मेरे नौकर को पकड़ा दो। रामू, ये सारी टोकरियां मेरी कार में रख दो और बाकी का सारा सामान भी हवेली लेकर चले जाओ। मैं थोड़ी देर में घर आती हूँ। अब तक तो सासू माँ भी आ गई होंगी, बोलेंगी मैं कहाँ रह गई। ये ले सुमन, टोकरियों के पैसे गिन ले, मैंने पूरे दिए। मधु सुमन को टोकरियों के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। बहुत बढ़िया मजबूत टोकरी है सुमन, तुम्हारी ऐसी टोकरी पूरे गाँव में नहीं मिल रही। लगता है तुम खास जगह से खरीद कर लाई हो। हाँ दीदी, शहर की बढ़िया दुकान से खरीद कर लाई हूँ। सोचा हमारे गांव में भी सब बहुत प्रेम भाव से छठ पूजा का व्रत रखते हैं, तो सामग्री भी बढ़िया होनी चाहिए। और बांस की टोकरी तो छठ पूजा के लिए सबसे विशेष है, तो वो तो मैंने मजबूत और बढ़िया ही लानी थी। ये लो दीदी, आपकी 2 टोकरी बांध दी है।
तभी सुमन का पति उमेश आ जाता है। सुमन ला, तू कुछ खा ले, सुबह से भूखी है। रजनी ने तेरे लिए रोटी और दाल भेजी है। और तुमने रोटी खाई क्या? हाँ, मैंने खा ली। रजनी ने खासकर बोला है कि भाभी को भूखा मत रखना। मैं जानती हूँ, मेरी ननद रजनी मुझे बहुत प्यार करती है। मैं तो छठ मैया से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगली छठ पूजा तक रजनी का भी ब्याह हो जाए। सुमन खाना खाने बैठी ही थी कि तभी उसकी बड़ी बहन मधु गुस्से में उसके पास आती है। ये ले पकड़ अपनी सारी टोकरियाँ, एक भी टोकरी मजबूत नहीं है, सारी टोकरियाँ टूटी हुई हैं। तूने ये जानबूझकर किया ना ताकि मेरा छठ पूजा का व्रत खंडित हो जाए। तूने मुझे टूटी हुई टोकरियाँ दी हैं, मेरे सारे पैसे वापस कर। मैंने तो अपनी बहन समझकर तेरे ऊपर तरस खाया था कि तेरी थोड़ी बिक्री हो जाएगी, पर तूने तो मुझे ही ठग लिया। सुमन, तू रोटी खा, मैं बात करता हूँ। मधु दीदी, ये क्या तरीका है बात करने का, बताओ। मधु दीदी, मैंने आपको कोई टूटी हुई टोकरी नहीं दी। आप देख लो, यहाँ पर जितनी भी टोकरियाँ रखी हैं सब सही है, कोई भी टूटी हुई नहीं है। मेरे पास अभी तक कोई भी ग्राहक शिकायत लेकर नहीं आया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सारे पैसे वापस कर और अपनी ये टोकरियाँ अपने पास रख। मैं बाजार की किसी और दुकान से खरीद लूंगी। अरे तो एक टूटती ना, सारी थोड़ी टूटी होंगी। एक भी टूटी हुई नहीं थी, मैंने मधु दीदी को सही टोकरियां दी थी। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे आसपास के लोगों को इकट्ठा करना ही होगा। अरे देखो भाई देखो, कैसे चोर दुकानदार हैं, टूटी हुई टोकरियां देकर पैसे कमा लेते हैं। कोई भी इनसे टोकरी मत खरीदना। मधु दीदी, आप इतना शोर क्यों मचा रही हो? ये आपके पैसे और आप ये टोकरियां यहीं छोड़ जाओ, और भगवान के लिए इतना शोर यहाँ मचाकर मेरी दुकानदारी खराब मत करो। इस दुकान के सामान पर मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है। आपकी इन सब हरकतों से मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। हाँ, ठीक है, मैं भी नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन की दुकानदारी खराब हो। मधु ने बहुत बदतमीजी दिखाई और अपने पैसे लेकर वहाँ से चली गई। सुमन की 20 टोकरियां टूट गई। इस वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ, पर वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि सारी टोकरियां टूट कैसे सकती हैं। उस दिन सुमन का मन बहुत खराब होता है। छठ पूजा का दिन आता है। सुमन ने टोकरियां बेचकर जो पैसे कमाए थे उनसे वो छठ पूजा का सामान खरीद लेती है। सुमन ने सच्चे भाव से छठी मैया को याद करके अपनी छठ पूजा के व्रत को प्रारंभ किया। ऐसे ही अगली शाम जब सुमन सूर्य देव को नदी किनारे अर्घ्य देने पहुंची तो उसके मायके की तरफ से माँ भी वहाँ आई हुई थी। सुमन बिटिया, एक बार मधु का हालचाल पूछ लेना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज भी पूजा करके जल्दी चली गई। मुझे मिली थी, मैंने तो कहा था कि मैं कुछ बना चाहती हूँ, पर उसने कहा कि नौकर चाकर हैं तो वो मदद कर देते हैं, पर माँ हूँ ना, मन नहीं मानता। मैं मधु को मिलने जा ही रही थी, तुम साथ चलोगी? मैं क्या साथ चलूँ माँ? मधु दीदी को तो आप जानती हो, मैंने आपको बताया था उन्होंने बीच में मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। मेरा मन नहीं है। चल ठीक है, तेरी मर्जी। सुमन भाभी घर चले। सुमन की माँ थोड़ा सा आगे ही बढ़ी थी कि तभी कुछ सोचकर उसने आवाज लगाई, माँ रुको। रजनी, एक काम कर, तू ये सामान लेकर घर पहुँच। मैं माँ के साथ मधु दीदी के घर जा रही हूँ। तेरे भैया बच्चों को घुमाने ले गए तो उन्हें बता देना। ठीक है भाभी, आप ध्यान से जाना। सुमन का मन नहीं था, पर मधु उसकी सगी बहन थी, इसलिए ऐसे समय में वो सब कुछ भूलकर अपनी माँ के साथ मधु के घर जाती है। मधु बिस्तर पर लेटी थी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। माँ और बहन को देखकर मधु में हिम्मत आ गई। दामाद जी से कहकर हमें बुला लेती, हम आकर प्रसाद बना जाते। तूने बुलाए ही नहीं, मुझे लगा तेरी सास आ गई होगी तो वो तेरी मदद कर देंगी। माँ वो आ नहीं पाई, उनके घुटनों में बहुत दर्द था। वो जेठानी जी के साथ ही छठ पूजा का व्रत रख रही हैं। अब दूसरे गांव से आने में 2 घंटे लग जाते हैं। मैंने भी कहा रहने दो, पर मेरे घर जो खाना बनाती है वो भी छुट्टी पर चली गई। उसकी रिश्तेदारी में कोई बीमार हो गया था। अब काम के समय सब छुट्टी ले लेते हैं। मुझे लगा मैं कर लूंगी, पर शाम से ही बहुत सिर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं। कल के लिए प्रसाद भी नहीं बनाया। मधु दीदी, मैं प्रसाद बना देती हूँ, तुम आराम करो। बस कल सुबह छठी मैया के आशीर्वाद से हमारा व्रत संपूर्ण हो जाएगा। एक काम करो, मैं छठी मैया के थोड़े भजन लगा देती हूँ, तुम वो सुनो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लाओ अपना मोबाइल फोन दो। तुझे मोबाइल चलाना आता है? हाँ दीदी, रेखा के पापा ने नया मोबाइल फोन लिया है, उसमें मैं भजन सुनती हूँ। सुमन मधु को छठ पूजा के भजन लगा देती है और माँ के साथ मिलकर वो छठ पूजा का प्रसाद बनाती है। अपनी बहन के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन छठी मैया से क्षमा मांगती है, क्योंकि मधु जानती थी कि सारी टोकरियां उसकी खुद की गलती से ही टूटी थी। मेरी बहन कितनी अच्छी है, आज मुसीबत के समय मेरे अपने ही काम आ रहे हैं। नहीं, मैं इतनी घमंडी कैसे हो गई? हे छठी मैया, मुझे क्षमा कर देना, मैंने अपनी सगी बहन के साथ गलत किया, मुझे क्षमा कर दो मैया। अगले दिन मधु अपनी माँ और बहन सुमन के साथ मिलकर छठ पूजा के लिए नदी पर जाती है। छठी मैया की कृपा से मधु के मन से सारी नफरत दूर हो जाती है और दोनों बहनों के बीच अमीरी और गरीबी का फर्क सदा के लिए मिट जाता है।